बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। उसकी 3 एग्जांपल को हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया था। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप इसको कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके असरात क्या हैं, या हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सबसे पहले कि ये जो वर्ड डैम्प्ड है, इसका हमें पता होना चाहिए कि डैम्प्ड का क्या मतलब होता है। डैम्प्ड का मतलब होता है कम करना या कमी करना। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस को कम करना या ऑसिलेशन में कमी होना, उसको कहा जाता है डैम्प्ड। वाइब्रेशन को कम कर देना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या बनती है, कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स और कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। कि किसी भी सिस्टम की जो ऑसिलेशंस हैं, किसी मुज़ाहमती फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स या रुकावटी फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेशन को कम करने वाली फोर्सेस को नाम दिया जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। अगर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ें कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर हम इसको देखें आइडियल केस के लिहाज से, वो कहते हैं कोई भी जिस्म अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो, फ्रिक्शन की फोर्स ना होने की वजह से अगर किसी जिस्म को वाइब्रेट करने पर लगा दिया जाए, वो हमेशा ही करता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं, या स्प्रिंग की ऑसिलेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, या बॉल एंड बाउल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इन तीनों में अगर कोई फ्रिक्शन की फोर्स ना हो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कि अगर फोर्स फ्रिक्शन वाली, रुकावट डालने वाली फोर्स, मुज़ाहमत करने वाली फोर्स अगर इस प्लेस में ना हो, तो वो सिस्टम हमेशा ही ऑसिलेट करता रहेगा, वाइब्रेट करेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हर जगह पर, हमारी दुनिया में हर जगह पर रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद होती है। अगर हम डेली लाइफ में देखें, यहाँ पर फ्रिक्शन की जो फोर्स है, यहाँ पर आप ले सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, ये मौजूद होती है। कि जब भी हम किसी भी बॉडी को ऑसिलेट कराते हैं कि थोड़े टाइम के बाद, 1-2 वाइब्रेशन करने के बाद वो रुक जाता है। हमने स्प्रिंग की एग्जांपल देखी थी कि जब हम उसको एक दफ़ा स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं, 2-3 ऑसिलेशंस के बाद वो रुक जाता है। हमने पेंडुलम की एग्जांपल ली थी, उसको भी अगर हम रिलीज़ करके छोड़ते हैं, वो भी 3-4 ऑसिलेशन के बाद स्टॉप हो जाता है। वजह क्या है कि असल में हवा की फ्रिक्शन की वजह से या ज़मीन की फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी जो होते हैं मुसलसल वाइब्रेट नहीं कर सकते, बल्कि एक टाइम में वो रुक जाते हैं। कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, ये जो आप पार्क में देखते हैं, वो झूले वगैरह जो होते हैं, कश्ती वाला, आप समझ सकते हैं कि जब आप उसको एक दफ़ा चलाया जाता है, वो 3-4 ऑसिलेशन के बाद वो रुक जाता है। उसकी रुकने की वजह क्या होती है, उसके नीचे आप देखते हैं कि एक टायर सा लगा होता है। वो बोट वाला हिस्सा, वो कश्ती या झूले वाला हिस्सा बार बार उस टायर के साथ रगड़ खा कर वो रुक जाता है, यानी कि अपनी ऑसिलेशन को वो कम कर देता है। तो इससे क्या पता चला कि वाकई ऐसा ही है कि ऑसिलेशन या वाइब्रेशन हमेशा के लिए नहीं होती। रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुक जाती हैं। यहाँ पर अगर हम ग्राफ की सूरत में देखें, यहाँ पर एक हमने ग्राफ बनाया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, कि जब शुरू में इसकी वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन होता है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। कि जब आप
स्विंग या झूले को एक दफ़ा जब धक्का लगाते हैं उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हवा की फ्रिक्शन की वजह से उसकी ऑसिलेशन ऐसा ऐसा कम हो जाती है, इवन के वो स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल वही चीज़ इस ग्राफ में बयान की गई है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास है इसका हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। उसके बाद ये ऐसा ऐसा स्लो डाउन या ऐसा ऐसा ये कम होता जा रहा है, इवन के आके एक टाइम पर रुक जाता है। ये प्लस माइनस का साइन ये ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, बढ़ता भी है और कम भी हो सकता है। तो हमने एक तो रियल केस देखा, डेली लाइफ में देखा, ग्राफ के ज़रिए से इसकी एक्सप्लेनेशन की। अब अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें डैम्प्ड ऑसिलेशन की, डैम्प्ड ऑसिलेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो है जी शॉक अब्जॉर्बर। गाड़ियों के अंदर जो शॉक लगा देते हैं गाड़ियों को जंप से महफूज करने के लिए, गड़े से महफूज रखने के लिए या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से बचने के लिए उन गाड़ियों के नीचे लगा दिया जाता है शॉक अब्जॉर्बर। ये शॉक अब्जॉर्बर बाइक्स के अंदर भी मौजूद होता है और गाड़ियों के अंदर भी मौजूद होता है। अब ज़रा इसकी वर्किंग को चेक करते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हम जो कार है या जो भी गाड़ी है उसके फ्रेम के साथ अटैच कर देते हैं। उसके बाद ये वाला एक पिस्टन होता है जो अप डाउन मूव कर सकता है। उसके नीचे ही ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर लिक्विड यानी कि कोई ऑयल वगैरह वो इसके अंदर फिल कर देते हैं। और सबसे नीचे वाला हिस्सा वो कार के एक्सल के साथ अटैच कर दिया जाता है। जब भी गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है, किसी गड्ढे से गुजरती है, तो होता क्या है, सबसे पहला काम कि जो फोर्स होती है इस रॉड के ज़रिए से पिस्टन में मुंतकिल होती है। अब पिस्टन जो है वो अपनी सारी की सारी वाइब्रेशन, अपनी सारी फोर्स या अपनी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दे देता है इस लिक्विड को। अब लिक्विड यानी कि सबसे पहले ये रॉड कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस करेगा तो पिस्टन कंप्रेस होगा और इसी तरीके से पिस्टन कंप्रेस करेगा ऑयल को या लिक्विड को। और ये जो लिक्विड होता है इसकी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है हीट एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। यानी कि इस पिस्टन के कंप्रेस होने से इसकी बेतहाशा जो वाइब्रेशन थी वो सारी की सारी लिक्विड के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं और लिक्विड जो होता है वो गर्म हो जाता है। मतलब इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी ज़ाया नहीं हुई बल्कि वो चेंज हो गई है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। तो इस तरीके से आपने देखा होगा बाज़ बात जो अच्छे किस्म की गाड़ियां होती हैं उसके अंदर हमें जंप भी कम लगते हैं। बाज़ बात अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, जब आप चीता टाइम पर बैठ जाते हैं, अहबाब टाइम पर जा जाते हैं, पुराने टाइप की जो गाड़ियां हैं और पिछली सीट पर बैठे हुए हों और जंप लगे कि आपके सर जो होते हैं छत्तों पे लग रहे होते हैं, मतलब उसमें वाइब्रेशन बेतहाशा होती हैं, उनके शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं वो सही काम नहीं कर रहे होते। जबकि उसके मुकाबले में जो अच्छी गाड़ियां होती हैं उनके शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं वो परफेक्टली काम कर रहे होते हैं और जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जंप होते हैं, हमें कम से कम महसूस होते हैं। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि इतना ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से गाड़ी को भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन शॉक अब्जॉर्बर ये इसका फ़ायदा है कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचने से भी महफूज करता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में हमने ये समझा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि इसका एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा कम हो जाता है, इसकी वाइब्रेशन ऐसा ऐसा कम हो जाती है। और इसी तरीके से जैसा हमने ग्राफ में देखा और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखी इसके अंदर शॉक अब्जॉर्बर के अंदर। उसके बाद आते हैं वेव मोशन पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.3 वेव मोशन। अब वेव मोशन को डिटेल के साथ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वेव क्या चीज़ है जी? और कहते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes the particle undergo vibratory motion about their mean position
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि वेव मोशन से मुराद कि किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस है, जो खलल पैदा हो और उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं अपनी मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रू वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन करें किसी भी टाइम के वक्फे के दौरान, तो हम उसको नाम देते हैं वेव मोशन का। जो वेव हैं हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत अहम किरदार है। वेव ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और इसके अलावा इसका सबसे अहम रोल जो है, इसका काम है वेव का कि वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक गाड़ी जो होती है पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, जैसे एक डाकिया जो होता है वो लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, बिल्कुल ऐसे ही जो वेव्स हैं वो इंफॉर्मेशन को मुंतकिल करती हैं और दूसरा एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करती हैं। अब इसी बात को हमने समझना है कि किस तरीके से जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। हम दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल, जब हम वाटर वेव्स बनाते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हम कुछ लिक्विड फिल कर लेते हैं। अब इसके एक हिस्से पर आप कॉर्क, ढकना वगैरह या कागज़ के कुछ टुकड़े, ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर डाल दें जो ऊपर तैर रही हो, लिक्विड के अंदर डाल दें। अब उसकी एक साइड पर आप पेन के ज़रिए से, पेंसिल के ज़रिए से या किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए से आप इसको ऊपर नीचे इसके अंदर वेव पैदा करने के लिए, इसके अंदर खलल पैदा करने के लिए इसको आपने मिक्सअप करना है। अब होगा क्या, जैसे ही हम इसके अंदर इस पेन पेंसिल को डिप करते हैं तो इसके अंदर इस तरह की वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी, ये वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी और ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती जाएंगी और उसके रास्ते में जो भी बॉडी आएगा ये अपनी एनर्जी साथ वाले हिस्से को ये मुंतकिल करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। अगर हमने इसको देखना है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हुई है, इसका असर कैसे पता चलेगा, तो ये जो आपने कार्क वगैरह रखा हुआ है, कार्क है या कागज़ के टुकड़े हैं, कुछ भी आपने इसके अंदर डाला हुआ है, वो भी इसके साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये पहली बात। दूसरी बात, इसके पार्टिकल जो होते हैं अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे अप डाउन बिल्कुल वाइब्रेटरी मोशन ही करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन ही करते हैं। अब यानी कि इससे हमें पता चला बाकी ऐसा ही है कि जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करती हैं। अब आते हैं, इसकी और भी बेशुमार एग्जांपल हैं। इसके बाद आते हैं जो हमारे पास एक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को एक किसी फिक्स पॉइंट के साथ आप अटैच कर दें और दूसरे हिस्से से यहाँ पर आपने इसको अपने हाथ से पकड़ लेना है। अब इसके कुछ हिस्सों के ऊपर आप पॉइंट लगा दें, निशान लगा दें या गिरह लगा दें, कोई इसके ऊपर कोई ना कोई निशान लगा दें। अब सबसे पहले कि जब हम इसको जर्क लगाते हैं, झटका लगाते हैं इस रस्सी को, तो ये इस तरीके से वेव्स बनेगी। और हमने यहाँ पर दो बातें डिस्कस करनी है। एक तो इस मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करना है, दूसरा ये डिस्कस करना है कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अब जैसे ही हम इसको जर्क लगाते हैं ये अप डाउन वेव की शक्ल में ये मूव करेगा। यहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं आपको नज़र आएगा, ये जो मैंने ब्लैक निशान लगाए हुए हैं ये भी अपनी जगह पर ऊपर नीचे अप डाउन मूव करेंगे। और दूसरी बात कि ये एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करता है कि जैसे ही आप इसको जर्क लगाते हैं आपके हाथ को भी दोबारा झटका लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एनर्जी जो यहाँ पर इस फिक्स पॉइंट के साथ टकराकर वापस आई है उसने आपके हाथ को भी झटका लगाया, ये असल में एक एनर्जी थी। अब इसके लास्ट हिस्से पर आते हैं। इसकी दो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, यहाँ पर लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, मैकेनिकल वेव्स इनकी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर मीडियम, इनको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये वेव्स उस सूरत में ही बनेंगी जब इनके पास कोई मीडियम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास वाटर वेव्स होंगी, वाटर वेव्स, वाटर वेव्स, और इसके अलावा स्ट्रिंग की वेव्स हो गई, और इसके अलावा साउंड वेव्स। अब ये तीन एग्जांपल हैं कि जब तक हमारे पास वाटर होगा, वाटर के बगैर, यानी कि मीडियम ऐसी चीज जिससे हम वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस मटेरियल को, उस चीज को हम नाम देते हैं मीडियम का। अब वाटर वेव्स में वाटर होगा तो वेव्स बनेगी, स्ट्रिंग वेव्स में स्ट्रिंग होगी तब ही वेव्स बनेगी, मीडियम की जरूरत पड़ेगी। साउंड वेव्स में हवा जो है वो मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम में जो मीडियम रिक्वायर होगा, इस तरह की जो वेव्स बनेगी, हम उसको नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। इसके बाद आते हैं लास्ट पर, वो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ऐसी वेव्स, ये इसका उलट हो जाएंगी, डू नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम। ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर सनलाइट को देखें, हमें पता है कि सूरज की जो रोशनी है वो वेव्स की शक्ल में आती है। अब आपने कभी नहीं देखा कि सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए हमें तारें लगाना पड़े या पाइप वगैरह लगाना पड़े। सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन तक पहुंचती है, मतलब इसके दरमियान कोई मीडियम नहीं है। और इसी तरीके से एक्स रेज हो गई और रेडियो वेव्स, एक्सेट्रा। तो ये तमाम वेव्स जो थी, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।